और अगर औरतों और मर्दों में कंपेयर किया जाए तो ऐसा नहीं है कि मर्दों के साथ नहीं होता, क्योंकि औरतें भी करती हैं मर्दों के साथ, या मर्द खुद आपस में कर सकते हैं, लेकिन जो औरतों की तादाद है वो उनके कंपैरिजन में कहीं ज्यादा हायर है, और ये एक फैक्ट है। क्योंकि इसके बहुत सारे रीजन हो सकते हैं कि ऐसा क्यों है, लेकिन अगर हम ये जो डेटा है ये इंडिया का नहीं है, ये कनाडा का है, मुझे इंडिया का इतना अच्छा डेटा नहीं मिला। तो इसमें हम देख रहे हैं कि 15 से लेके 40 साल तक की औरतें, उनके साथ सबसे ज्यादा होता है, मतलब जो यंग मैरिजेबल एज की औरतें होती हैं, जब लड़की नई नई शादी करती है, तो दैट इज द एज, वो उम्र होती है जहाँ पे उसके साथ सबसे ज्यादा होता है। और ये मैंने आपको देखा कि क्या वजह होती है, कि सबसे ज्यादा तो ड्रग अब्यूज होता है, अल्कोहल अब्यूज होता है, जो वजह होती है उसके साथ तशद्दुद होने की। इसके अलावा ये जो बाकी रीजन है, ये तो कोई समझ भी नहीं सकता कि क्या है, खाना नहीं सही से पकाया, या वो पड़ोसियों से बात कर रही थी, या उसके बेटा नहीं हुआ। तो वजूहत कोई भी हो सकती है या नहीं भी हो सकती हैं। अगर किसी को आदत है तशद्दुद करने की, तो वो इंसान करेगा ही, उसके लिए उसको कोई ठोस वजह नहीं चाहिए होती है। दूसरी चीज ये है कि जो ये इंडिया का जो हमें डेटा देखने को मिलता है, उसमें कोई एक फिक्स्ड आप स्टैटिस्टिक्स नहीं निकाल पाते हैं, कि जो गवर्नमेंट की एजेंसीज हैं, दे फाउंड कि अराउंड 40% औरतों ने रिपोर्ट किया कि उनके साथ डोमेस्टिक वायलेंस होता है, और कुछ प्राइवेट एनजीओ ने जब देखा तो अराउंड दे फाउंड 80% होता है। तो आप मान के चलिए कम से कम आधा तो होगा ही इसके बीच का, अगर आप आंकड़ा ले भी, तो आप जरूर किसी न किसी ऐसे इंसान को जानते हैं जिसके साथ ऐसा हो रहा है, और या आपके साथ हो रहा है, और या आप उसको अनदेखा कर रहे हैं, या फिर हमें उसकी इतनी आदत हो गई है क्योंकि ये इतना ज्यादा है हमारे माशरे में कि हमें वो लगता ही नहीं है कि इसमें कोई खराबी है। फिर दूसरी बात ये है कि कौन करता है सबसे ज्यादा। ठीक है, इसमें शौहर का सबसे ज्यादा परसेंटेज है, लेकिन इसमें औरतें भी हैं, इसमें हमारी सास भी हैं, नंदे भी हैं, और शायद हमारे घर में भी हो सकता है। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ मर्द ही जालिम होता है, औरतें भी जालिम हो सकती हैं। तो जुल्म जेंडर स्पेसिफिक नहीं होता, जुल्म जेंडर न्यूट्रली होता है, और जिसके पास ताकत होती है, वो जो अपने से कमतर होता है उसको जुल्म कर सकता है। क्योंकि कोई भी हम अमूमन ये सोचते हैं कि मर्द ही जालिम होता है। तो मैं इस मसले में बात करती कि हमें क्या लगता है कि सिर्फ मर्द जालिम होते हैं, कि औरतें भी जालिम हो सकती हैं। कोई चाहेगा अपनी कुछ कोई बात कोई रखना चाहे। औरतें भी होती हैं जालिम, और जुल्म करने की क्या बहुत अच्छा वजह एग्जाम्पल होती है। है? आई थिंक जिसके पास पावर होता है वो अब्यूज कर सकता है पावर को। और हमारे सोसाइटी में ऐसा होता है कि शादी में पावर ज्यादा आदमियों की तरफ होता है, दिया जाता है उनको ट्रेडिशनली, तो शायद इसलिए उनका ज्यादा डोमेस्टिक वायलेंस का होता है। और जो ये सवाल होता है औरतें औरतों की दुश्मन होती है, ये कहाँ तक सही है? ये अक्सर सुनने में आता है। क्या इससे इससे कोई इत्तेफाक रखता है यहाँ पे, या ना इत्तेफाकी रखते हैं? क्या आपकी क्या राय है? हाँ, बिल्कुल होता है ऐसा। औरतें भी औरतों की दुश्मन होती हैं। जी, तो क्या ये सही, ये स्टेटमेंट सही है ये या बिल्कुल गलत है? सही है। ये सही है, ये सही है। हमको लगता है कि हाँ, देखा जाए तो कभी कभी औरतें औरतों के खिलाफ काम करती हैं, बट क्यों करती हैं? वो भी कोई ना कोई उसमें कोई मर्द को ही प्लीज करना होता है, कॉमन मर्द को। जैसे अगर कोई हमको अपने शौहर से ज्यादा हमको खुश रखना है, हमको और किसी से मतलब नहीं है, तो ऑब्वियसली हमको लगेगा कि मदर इन लॉ कॉन्फ्लिक्ट में है मेरे ऑब्जेक्टिव से, राइट? मतलब अगर ऑब्जेक्ट ही वही है ना, और कुछ लाइफ में मेरे नहीं है, सिर्फ वही है, तो कॉन्फ्लिक्ट आई थिंक उसकी वजह से होता है। आई डोंट नो, आई मे बी रॉन्ग। मतलब अपनी हुकूमत को बनाए रखने के लिए, या फिर अपनी हुकूमत बनाने के लिए हम अपनी सास को, या फिर मतलब कि मेरी जो बहू होगी तो उससे हम मतलब उसके लिए कुछ खराब सोचेंगे, कुछ ऐसा करेंगे, ये कहना चाह रहे हैं आप लोग? आप बताइए, आपकी क्या राय है? कोई सब अपनी अपनी राय दे रहे हैं, और कोई राय देना चाहेगा इस पे? अक्सर ऐसा भी होता है कि जैसे एक शादीशुदा जोड़ा है, लेकिन कोई औरत, दूसरी औरत ऐसी भी होती है कि अपनी खुदगर्जी में आकर और दूसरी औरत का हक मार देती है। ऐसा भी हमने देखा है। जी, और जो वो किसी भी तरह
किसी तरह से उस लड़के से को मतलब वो कर, जब अगर वो ये सोचे कि अरे उसकी एक बीवी है तो हम क्यों उसको अपनी तरफ माइल करें, या हम क्यों उसकी बात लड़के के झांसे में हम आ जाएं। जब वो एक बीवी रखता है फिर उसके झांसे में क्यों आ जाए। अब इसमें ये बात भी हो सकती है कि मर्द झांसा देता है उसको दूसरी को, इस तरह वो हमने ऐसा भी देखा है। तो मेरे दिल में ये बात आ जाती है कि देखो वो लड़की अगर ये चाहती कि किसी का हक, किसी औरत का हक मर रहा है, और ये आदमी जो अभी हमको फुसला रहा है या किसी भी तरह से मेरी तरफ ज्यादा झुका हुआ है, तो अगर वो ये सोचती कि नहीं हम किसी औरत का हक मार रहे हैं, वो संभलती अगर, तो शायद किसी किसी लड़की का घर ना बर्बाद होता है। ऐसा भी होता है, इस तरह से भी होता है। जी जी, ऐसा भी ये एक होता है। पॉइंट है, ये एक पॉइंट है, ऐसा भी होता है। ऐसे बहुत से पॉइंट्स हैं। मगर अगर कहीं पर सास की वजह होती है, कहीं नंद की वजह होती है, कहीं बहुत सी वजूहात होती हैं जो औरतों पे इस तरह जुल्म होता है। जी, जो मुझे समझ में आता है वो ये आता है कि जो अपने ये समझने के मैं ये कह सकूं कि मर्द ही जालिम है या औरतें ही जालिम है या औरतें औरतों की दुश्मन है, क्योंकि मर्द भी मर्दों के हैं, क्योंकि जो मर्दों के खिलाफ ज्यादातर क्राइम्स होते हैं वो मर्द करते हैं, जो मर्डर्स होते हैं, जो लूटपाट होती है। तो इस तरह से तो जो अगर ज्यादातर जेल में लोग होते हैं वो मर्द होते हैं, तो अगर औरत औरत की दुश्मन है फिर मर्द भी मर्द का दुश्मन है। तो मुझे ये स्टेटमेंट थोड़ा सा क्लीशेड और थोड़ा सा पोलराइजिंग लगता है, ऐसा मुझे नहीं लगता। मुझे लगता है कि जो ऑपरेशन होता है वो सिस्टमैटिक बन जाता है, वो सोसाइटी में इंग्रेन हो जाता है, और ये सोच की बात होती है। अगर मेरी सोच इस तरह की है कि प्ले होना चाहिए घर में, और एक जो है वो हुक्मरान होना चाहिए और दूसरा जो है उसके नीचे होना चाहिए। तो वो उसमें चाहे वो मर्द हो चाहे औरतें हो, अगर वो इस सोच के हैं तो वो वही ट्रीटमेंट अपने घर में करते रहेंगे, और वो सारे उसमें साथ में होते हैं। वो उसका फिर बेटा हो, माँ हो, भाई हो, बहन हो, वो सब इकट्ठे होते हैं। और अगर किसी की सोच ये है कि नहीं साथ में चलना है मिलके और दूसरे को भी इज्जत देनी है और दूसरे को भी इंसान समझना है, तो मुझे ऐसा लगता है कि सोच का फर्क है कि एक तरह के सोच वाले लोग और दूसरी तरह की सोच वाले लोग, और हम अपने घर में किस तरह सोच चाहते हैं कि हम किस घर में लोगों के साथ रहें और उनके साथ बर्ताव करें। क्योंकि कई बार मर्द को खुश करने का वजह नहीं भी होती है। ऐसे ही मैंने देखा है कि कुछ औरतें होती हैं जिनका बेटा बहुत खुश है, उनके अपने जाती रीजन की वजह से, या तो वो उनकी हसद हो सकती है या उनको कुछ चाहिए होता है, बहुत सारी वजह हो सकती हैं। तो वो ये तो इंसान की नफसी कैरेक्टरिस्टिक है कि वो किसी पे जुल्म कर सकता है कि नहीं कर सकता। इससे जेंडर से मुझे नहीं लगता फर्क पड़ता है। हालांकि ये ऑब्वियसली एक सच बात है कि हमारे माशरे में फिलहाल जहाँ हम रह रहे हैं वहाँ पे मर्दों का अपर हैंड है ही है, और उसकी बहुत सारी वजूहत हैं। तो औरतों के साथ, और ये भी हमने देखा कि औरतों के साथ ज्यादा होता है मर्दों के बनिस्बत, जाहिर सी बात है। तो वो क्यों होता है? एक तो वो इंडिविजुअल लेवल पे होता है कि मैं अपने अंदर मैंने ये ऑलरेडी इंग्रेन कर लिया है बात कि आई डिजर्व दिस, या फिर वो रिलेशनशिप की वजह से हो सकता है कि मैं एक ऐसी रिलेशनशिप में आ गई हूँ जहाँ पे वो ऐसा प्रेवलेंट है और मैं कर नहीं सकती, और वो मेरी कम्युनिटी में एक्सेप्टेबल है और मेरे पास उससे बाहर निकलने का कोई चारा नहीं है, और एक स्ट्रक्चर बन चुका है कि अगर मैं उसको तोड़ूंगी तो दैट वो एक टैबू हो जाएगा और मैं ये नहीं कर सकती। पूरा एक सिस्टमैटिक मिसट्रीटमेंट होता है, और इससे बाहर निकलना आसान नहीं होता किसी भी एक इंसान के लिए अगर उसके पास सपोर्ट नहीं है। तो अगर ये टॉपिक इसलिए इतना इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि अगर कोई एक औरत इसको झेल रही है तो वो अकेले शायद कभी भी उस चीज को खत्म ना कर पाए, उससे बाहर ना निकल पाए, अगर हम जो लोग देख रहे हैं उसकी मदद ना करें। तो हमें देखना चाहिए कि हम कई बार क्या करते हैं कि हम देख रहे हैं कि किसी के साथ जुल्म हो रहा है, लेकिन हम सोचते हैं कि दूसरे घर में बात नहीं करनी चाहिए या दूसरे घर में दखल नहीं देना चाहिए। इससे आप लोग क्या राय रखते हैं कि अगर आप देख रहे हैं कि आपके पड़ोस में कोई एक औरत को पीट रहा है या उसके साथ जुल्म कर रहा है, तो आपने कभी जाके कहा है, कभी बात करी है या सोचा है कि मुझे दखल देना चाहिए?
आई थिंक सोसाइटी में ये रहता है कि भाई अपना अपना मामला है, अगर हम क्यों उसके मामले में जाके बोलें, क्योंकि एक एक कंसेंसस बना हुआ है कि हाँ घर की चार दीवारी के अंदर जो हो रहा है वो उन लोगों का मामला है। तो अब मैं क्योंकि ये भी डर होता है कि हम अगर कुछ करेंगे तो फिर लोग हमको भी आकर बोलेंगे। अकाउंटेबिलिटी खत्म करने का एक जरिया होता है कि मतलब हम ना उनको बोलेंगे ना वो हमको बोलेंगे, तो अब हम लोग सब जो चाहे वो कर सकते हैं, आई थिंक। हाँ, ये होता है ना, तो लेकिन इस्लाम हमें ये नहीं सिखाता। इस्लाम हमें क्या सिखाता है? हमें सिखाता है कि जुल्म नहीं होने देना है, तालीम को रोकना है, जिसको बचाना है। तो हम आंखें बंद कर ले रहे हैं, तो क्या हम अपने क्या अपनी आंखें बंद करना बहुत आवाज कट रही है। ठीक है, तो क्या हम जो इंसान अब्यूजिव होता है, क्या हम उसको देख के पहचान सकते हैं कि ये अब्यूजिव है? और किस किस तरह के अब्यूज हो सकते हैं सोसाइटी? क्या कौन कौन से तरीके से अब्यूज होते हैं? कोई एग्जांपल्स आप दे सकते हैं? जैसे कि फिजिकल हुआ या इमोशनल हुआ, कौन कौन से तरीके आप कौन कौन से तरह की सोच सकते हैं आप? कोई बात करना चाहेगा इस पर? सानिया, हम इस बात की कोशिश करते हैं, मेरे पड़ोस में ऐसे वाकयात होते रहते हैं कि वो अपनी बीवी की पिटाई कर रहा है और हम जाते भी हैं और उसको खत्म करने की कोशिश भी करते हैं, लेकिन हम ये देखें कि बदलता नहीं है कोई आदमी आसानी से। हम तो अपना हक अदा कर देते हैं जितना हो सकता है, लेकिन हमने देखा हम बदल नहीं पाए किसी को भी, कोशिश करके भी हाँ, इस साइकिल से बदल नहीं बाहर पाए। आना बहुत ही अब मुश्किल इतनी है। हिम्मत भी नहीं है कि हम पुलिस को कॉल कर लें और कॉल करके वो भी उन लोगों को कुछ करा दें। और वो लोग फिर क्या होगा अगर पुलिस उनको पकड़ के भी ले जाएगी और वो थोड़ी देर बाद मार पीट के छोड़ भी देगी और फिर वही काम करते हैं वो लोग। मगर ये हमने देखा, मगर हमने कोशिश हम कर चुके हैं सर इसको ये रोकने के बहुत लिए। आपने इम्पोर्टेंट बात करी कि सबसे पहले मैं बताती हूँ कि किस किस तरह के तशद्दुद हो सकते हैं। तो साहिब, अगर बीच जी में अगर सना कहेगी आंटी, तो तुम। हाँ, हमको बोलना है कि जैसे आई जस्ट सॉ द स्क्रीन बट आई वाज आल्सो थिंकिंग अबाउट वर्बल अब्यूज। बहुत कोई मतलब घर में या अगर कोई झगड़ा होता है तो ऐसे ऐसे वर्ड्स बोल देते हैं और खानदान को लेके ऐसे ऐसे बोल देते हैं, तो वर्बल अब्यूज भी होता है। सही हाँ, सही, सिर्फ मारना ही अब्यूज नहीं है। सही बात। अब्यूज बहुत तरीके से हो सकता है। फिजिकल हो सकता है, जो हमको सबको पता है, जो दिखाई देता है, मारना पीटना। मेंटल, इमोशनल, साइकोलॉजिकल हो सकता है, जो दिखाई नहीं देता। और अक्सर जिससे हो रहा होता है उसको भी समझ में नहीं आ रहा होता है कि उसके साथ अब्यूज हो रहा है, क्योंकि वो इतना कंफ्यूजिंग हो जाता है कि वो सोच रहा होता है इंसान के ये मेरे साथ क्या हो रहा है। सेक्सुअल हो सकता है, जो कि ऑब्वियस हो जाता है, या और फाइनेंशियल कभी भी कभी होता है मतलब किसी। सोसाइटी भी ऐसे उसको कर देती है कन्विंस, ऐसे लगता है मुझे ही शायद ज्यादा लग रहा है, मतलब इमोशनल अब्यूज चल रहा है, उसको रोज वो ह्यूमिलिएट करी जा रही है, उसे डराया जा रहा है, उसके इमोशंस को नहीं किया, फिर भी ऐसे लगेगा अरे हम थोड़ा ज्यादा ही सोच ले रहे हैं, इतना तो सभी को एडजस्ट करना पड़ता है। या सबके साथ ऐसा होता है। ये भी बहुत आम एक स्टेटमेंट के सारे मर्द ऐसे होते हैं और सबको ही सहना पड़ता है, सबको सहना पड़ता है। तो लेकिन फिर वही बात आ जाती है कि हमारा दीन हमें क्या सिखाता है। इस्लाम में जबान के ऊपर बहुत ज्यादा जोर दिया गया है कि आपकी जबान से क्या निकल रहा है, और आप किसी को अब्यूज या टॉन्ट नहीं कर सकते। अ ट्रू बिलीवर इज नॉट इन्वॉल्व्ड इन टॉन्टिंग और कर्सिंग और इनडिसेंसी, एंड कर्सिंग अ बिलीवर इज लाइक मर्डरिंग हिम। तो ये इस्लाम में बहुत सख्ती है अपनी जबान से किसी को अब्यूज करने की। तो ये किसी भी तरीके से सही नहीं है। अगर कोई आपको गलत अल्फाज इस्तेमाल कर रहा है, या कोई आपको नीचा दिखा रहा है, या कोई आपके ऊपर आपकी अकल पे या आपकी खुद की जाती आपकी नफ्स पे आपको कोई क्वेश्चन कर रहा है, तो वो किसी भी तरीके से इस्लाम को फॉलो नहीं कर रहा। तो ये हमें पता होना चाहिए। और हम किसी को किस तरह से मदद कर सकते हैं अगर किसी के साथ ऐसा हो रहा है, तो उसके क्या साइंस हो सकते हैं? एक तो ये होता है कि वो इंसान, अगर आप उसको पहले से जानते हैं, तो वो तो विड्रॉ करना कर क्या जाता है। चाहिए, किस जी तरीके जी से, कौन सी कोशिश करना चाहिए? जी जी जी। तो सबसे पहले तो ये है कि हम कैसे पहचानेंगे कि अगर किसी इंसान का आपको बिहेवियर चेंज लग रहा है, कि वो आइसोलेट होता जा रहा है, वो अपने घर वालों से नहीं मिल रहा, दोस्तों से नहीं मिल रहा,
और सिर्फ अपने अपने स्पाउस के साथ ही वक्त गुजार रहा है, और आपको उसका बिहेवियर थोड़ा सा डिप्रेसिव लगता है, उसका इंटरेस्ट खत्म हो रहा है चीजों से, या फिर वो बाकी दुनिया से कटता जा रहा है, तो ये एक बहुत टेलटेल साइन होता है कि वो इंसान जो है डिप्रेशन में जा रहा है और उसको मदद की जरूरत है। और आप क्या कर सकते हैं, आप उससे बात करिए। सबसे जरूरी, कोई भी इंसान अगर स्पेशली अगर वर्बल या इमोशनल अब्यूज से गुजर रहा होता है, तो एक तो उसकी जो खुद की सेल्फ एस्टीम होती है वो बहुत खत्म हो चुकी होती है एक वक्त तक आते आते, और उसको खुद ही को लगने लगता है कि हाँ मैं ये डिजर्व करती हूँ, या क्योंकि उसको रोज ये कहा जा रहा होता है कि तुम्हारे अंदर अकल नहीं है, तुम किसी काबिल नहीं हो, या तुम यही डिजर्व करती हो, तो वो खुद भी यही समझने लगती है। तो सबसे ज्यादा उसको एक सपोर्टिव सिस्टम की जरूरत होती है कि कोई है जिससे मैं बात कर सकती हूँ, जो कि मुझे जज नहीं कर रहा, जो कि मुझे समझ रहा है। तो अगर आप कुछ नहीं कर रहे हो, सिर्फ उनकी बात ही सुन रहे हैं, कि इफ यू सी समबडी के जो कि इससे गुजर रहा है, तो उनसे जाके बस इतना कहिए कि मैं हूँ, कुछ अगर तुम बताना चाहती हो तो मुझे बताओ, अपना शेयर करो अपना दुख। तो ये एक बहुत बड़ा सपोर्ट हो जाता है कि हाँ कि कोई है जो मेरी बात भी सुन सकता है। दूसरी चीज होती है इमोशनल अब्यूज में, एक चीज होती है गैस लाइटिंग। उसमें क्या करते हैं कि किसी को इमोशनली मैनिपुलेट करना, कि उसके घर वाले उसको इस तरह से ट्रीट करते हैं कि वो अपना खुद की मेंटल एबिलिटी और जजमेंटल एबिलिटी दोनों को उसको उसके ऊपर शक होने लगता है, कि वो शी स्टार्ट्स टू क्वेश्चन हर ओन मेंटल स्टेटस। तो किसी वो एक तरीका होता है किसी को बिल्कुल दबाने का, कि उनकी सेल्फ एस्टीम इतनी कम कर दो कि उनको खुद को लगने लगे कि जो मेरे ऊपर जुल्म हो रहा है वो मेरे साथ होना ही चाहिए। और अक्सर ऐसा होता है। इसीलिए अगर आप किसी की मदद करना चाहें भी और आप कहें कि नहीं हम तुम्हें पुलिस के पास ले जाते हैं, तो वो इंसान कभी भी ज्यादातर तैयार नहीं होते, क्योंकि एक तो उनके अंदर हिम्मत नहीं बची होती सबके सामने जाके सबके सामने ये चीज ओन करने की कि मेरे साथ ऐसा हो रहा है, और वो दूसरा उन घर वालों से इतना डरे हुए होते हैं कि वो ये स्टेप ले ही नहीं सकते। तो ये बहुत एक सीक्वेंशियल होता है कि आप पहले उनको सबसे पहले अवेयर करवाएं कि ये तुम्हारे साथ हो क्या रहा है, क्योंकि कई बार उनको ये पता ही नहीं होता कि दे आर बीइंग अब्यूज्ड। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इज अवेयरनेस, कि देम नोइंग कि मेरे साथ गलत हो रहा है, और इस्लाम ऐसा बिल्कुल भी नहीं कहता, क्योंकि बहुत लोग इस्लाम को इस्तेमाल करते हैं ये कहने के लिए कि नहीं औरतों का यही मुकाम है और तुम्हें अपने शौहर के साथ इसी तरह से रहना है तभी तुम्हें जन्नत मिलेगी। बहुत लोग इस तरह से भी कहते हैं। तो सबसे पहले तो अगर आपके पास इल्म नहीं है, आप नहीं जानते कि आपका दीन आपसे क्या चाहता है और आपका रब आपसे क्या चाहता है, वो नहीं चाहता कि आपके ऊपर जुल्म हो। और इस्लाम में ये बहुत बड़ी एक कायदा है कि इंसान की इज्जत, उसकी जिंदगी, उसका मजहब, ये सब मेंटेन किया जाए, उसको उसको प्रोटेक्ट किया जाए। तो ये सब इल्म होना जरूरी है। इस इल्म के बाद जरूरी है कि उसको आप सपोर्ट करें, उसको पता हो कि हाँ मेरे साथ कोई है दूसरा इंसान। तो और उसके बाद आप धीरे धीरे उसको बता सकते हैं, आगे बढ़ा सकते हैं कि आप उसको साइकोलॉजिकल नीड है, साइकोलॉजिकल उसकी नीड है, ये बहुत आगे बताऊंगी। तो अगर आपके साथ हो रहा है तो आपको कैसे पता चलेगा ये? तो इसके भी इमोशनल अब्यूज के ऑनलाइन आपको बहुत सारे क्राइटेरिया और टेस्ट और उसके साइंस मिल जाते हैं, जो आप पढ़ सकते हैं खुद ही, कि क्या क्या चीजें होती हैं, क्या क्या साइंस और सिम्टम्स होते हैं जिससे जो कि बताते हैं कि मेरे साथ अब्यूज हो रहा है या किसी और के साथ अब्यूज हो रहा है, और उसको वो कैसे कैसे पहचान सकते हैं। तो वो पढ़िए, अगर आपके किसी भी जानने वाले के साथ ऐसा हो रहा है तो पढ़िए और अपने आप को एम्पावर करिए खुद से। और अगर आप उस सिचुएशन में हैं तो क्या करना चाहिए? सबसे पहले यह है कि आप बातचीत करिए अपने स्पाउस से ही। हो सकता है कि उसके घर में वो इतना अरसे से चला आ रहा हो कि वो उससे खुद ही अनजान हो, कि उसको पता ही ना हो कि वो गलत कर रहा है। तो बात करना बहुत जरूरी है, कभी भी खामोश नहीं होना चाहिए जुल्म के आगे, बात करिए। और अगर आपको लग रहा है कि नहीं इस इंसान को पता है और फिर भी ये करे जा रहा है, तो और लोगों से बात करिए, अपने घर वालों से बात, छुपाइए मत, खामोश मत रहिए। और लिमिट्स बनाइए कि क्या चीज आप टॉलरेट कर सकते हैं और क्या चीज टॉलरेट नहीं कर सकते। अगर आपने एक लिमिट को क्रॉस करने दिया तो फिर वो धीरे धीरे लिमिट क्रॉस होती ही जाती हैं और फिर वो रुकता नहीं है। तो एक चीज है सब्र, कि लोग कहते हैं कि सब्र करो। सब्र का क्या मतलब होता है? सब्र का मतलब पिटते रहना नहीं होता, खामोश रहना नहीं होता है। सब्र का मतलब होता है परसिस्टेंटली परसीवर करना, कि अगर कि कोई अगर सिचुएशन है जो मेरे हाथ में नहीं है, उसमें मैं सब्र जमील करूंगी, उसमें मैं पेशेंटली वेट करूंगी। लेकिन अगर कोई कंडीशन है जो कि मैं चेंज कर सकती हूँ, जो मेरे हाथ में है, उसमें सब्र करने का मतलब होता है कि उसको कोशिश करना कि मैं उसको ठीक कर सकूं।
और इवन आप अगर उमर शरीफ कोई देखता हो तो उसमें जब सहाबा गजवा से पहले दे सेट इसबिर के हैव सब्र, जस्ट बिफोर गोइंग इनटू फाइटिंग दे सेट इसबिर. So understand sabr, that sabr is not passive. खामोशी से सिर्फ चुपचाप जुल्म सहना सब्र नहीं होता. दूसरी चीज ये है कि आप हेल्प मांगिए. अगर आपको लग रहा है कि आप अकेले नहीं कर सकती तो जरूरी है कि आप अपने घर वालों को इन्वॉल्व करें, और ऐसे घर वालों को इन्वॉल्व करें जो आपकी बात समझते हो, क्योंकि सारे लोग नहीं समझते और कुछ लोग कहेंगे कि नहीं तुम ऐसे ही रहो. तो लेकिन कोई ना कोई ऐसा मिल जाएगा जरूर इंशाल्लाह. तो ढूंढिए, अपने हाथ पैर मारिए. बहुत इम्पोर्टेंट है कि जब आप लोग समझते हैं ना कि थर्ड इंसान का हेल्प लेना बुरी चीज है कि हम अपनी राज बता दे रहे हैं, बट ये पॉइंट, ये इस्लामिक तरीका है. एक थर्ड, आप देखिएगा कुरान में आयत में भी है कि अगर दो लोगों के बीच में हो रहा है, आप थर्ड इंसान को बुला के आप अपनी बात करवाओ, अपना डिस्प्यूट सेटल कराओ. वायलेंस तब होता है जब डिस्प्यूट सेटल नहीं होता है. और अगर आप एक थर्ड इंसान के पास जा रहे हो जो पार्शियल नहीं है, वो इंसान भी ऐसा होना चाहिए जैसे सना बता रही है, बट ये बहुत जरूरी है कि हमारे रिलेशनशिप में एक थर्ड इंसान होना चाहिए जो दोनों तरफ से सुने. ये वायलेंस को खत्म करने का सबसे इफेक्टिव तरीका है. जो बोले भाई अब तुम ऐसा नहीं करोगे, और उसको भी बोले अब तुम ये नहीं करोगे, ये नहीं करोगे, ये नहीं करोगे. ये बहुत बहुत इफेक्टिव तरीका है डोमेस्टिक वायलेंस को एंड करने का, स्पेशली औरतों के लिए. क्योंकि अगर मान लो औरत और मर्द में कोई किसी बात पे इख्तलाफ है, तो क्योंकि मर्द की जो है एक हाथ भाई रहता है रिश्ते में, तो वो अपनी बात मनवा सकता है अगर कोई औरत मतलब उसके हिसाब से नहीं कुछ गलत कर रही है तो. लेकिन अगर मर्द गलत कर रहा है तो एक औरत के लिए अमूमन बहुत मुश्किल हो जाता है उससे अपनी बात मनवाना. तो उसके लिए उसको आर्बिट्रेटर चाहिए होते हैं. आपको कोई ऐसा अपने घर का ट्रस्टवर्दी इंसान चाहिए होगा जो आपकी बात कह सके. आपका वली इसलिए होता है, मर्द का वली नहीं होता, औरत का वली होता है. उसका कोई एक रीजन होता है, वो किसी वजह से ही होता है. तो आप खामोश मत रहिए, अपनी बात कहिए और लोगों को बताइए, तभी वो मसला सॉल्व हो सकता है. वरना आप ये सोचते रहे कि वो बदल जाएंगे, वो 10 साल में 20 साल में कब बदलेंगे. ये तो बदल गए या नहीं बदले किसी को पता नहीं है. हम लोग अपने निकाह नामा में भी लिखवा सकते हैं कि अगर इन केस अ डिस्प्यूट अराइजेस, हम लोग थेरेपी के लिए जाएंगे, हम लोग काउंसलिंग के लिए जाएंगे, या हम लोग अपनी फैमिली मेंबर से एक न्यूट्रल मेंबर को चुनेंगे. क्योंकि जब हम लोग निकाहनामा सोचते हैं, हम लोग सोचते हैं नहीं निकाहनामा में ये सब क्यों लिखे, बट यही तरीका है ना एक सस्टेनेबल अच्छे मैरिज का. नामा में इनफैक्ट ये कुरान में तरीका है कि कॉल समबडी फ्रॉम योर फैमिली एंड हिज फैमिली, फ्रॉम बोथ द फैमिलीज देयर शुड बी आर्बिट्रेटर्स टू सॉल्व द डिस्प्यूट. निकाहनामा में इसको इसलिए लिखा दिया जाता है क्योंकि कुरान तो जब लोग नहीं फॉलो करते हैं, तो जब निकाहनामा में लिखा दिया जाता है कि हाँ कि हमारे जब हम लोगों के बीच में झगड़ा होगा और रिकंसाइल नहीं हो रहा है. क्योंकि क्या है कि हमारे सोसाइटी में एक और बड़ा एक परेशानी है कि लोग थेरेपिस्ट के पास जाना अपनी इज्जत के खिलाफ समझते हैं कि मैं पागल थोड़ी हूँ कि मैं थेरेपिस्ट के पास चला जाऊंगा, मुझे क्या हुआ है. ये बहुत कॉमन है स्पेशली अमंग मेल. वो नहीं जाना चाहते काउंसलर के पास या थेरेपिस्ट के पास. एक तो शायद उनको पता होता है कि उनकी गलती है, और दूसरा वो इस चीज को बहुत ज्यादा अपनी इज्जत के खिलाफ समझते हैं. तो जरूर लीजिए और अपनी इल्म बढ़ाइए और डरिए नहीं और अल्लाह पे भरोसा रखिए और जो है जुल्म को खत्म करिए. दूसरी चीज ये है कि अगर आपके घर में कोई अब्यूज कर रहा है और आप अब्यूजर की फैमिली से हैं तो प्लीज खामोश मत रहिए, क्योंकि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है कि मदद करो अपने भाई की, चाहे वो जुल्म करने वाला हो चाहे उस पर जुल्म हो रहा हो. तो जुल्म करने वाले की मदद कैसे करते हैं? उसको जुल्म करने से रोकने से, उसको एंगर कंट्रोल करने के तरीके बताइए, उसको बदलने की कोशिश करिए, उसको सपोर्ट मत करिए गलत काम करने में. अगर आप मान लीजिए बहन है उस इंसान की या आप खुद माँ है तो आप उसको रोकिए, क्योंकि आपका भी ये फर्ज है कि आप अपने घर में जुल्म ना होने दें और ना खुद करें. ये चीज एक ही आती है कि अगर मान लीजिए किसी पे बहुत सख्त तशद्दुद हो रहा है और वो इंसान रह नहीं पा रहा और वो रोज पिट रहा है, लेकिन फिर भी वो औरतें वापस जाती हैं. एक बार उसने हाथ पैर तोड़ दिया, घर जाएंगी, ठीक होंगी, फ्रैक्चर ठीक करा के फिर वापस जाएंगी. तो जो देखने वाले होते हैं या जो जिन्होंने बीच में इंटरवीन किया होता है वो सोचते हैं इनकी मदद करने से कोई फायदा तो है नहीं, क्योंकि इन्हें आना वापस यही है. तो अक्सर जो मदद करने वाले होते हैं वो इस स्टेज पे बाहर आ जाते हैं, क्योंकि उनको लगने लगता है कि यहाँ कोई फायदा नहीं हो रहा, यहाँ पे सिर्फ हम अपने ऊपर ही बदनामी ले रहे हैं. तो ऐसा क्यों होता है कि वो औरतें वापस जाती रहती हैं और उसी सिचुएशन में रहती जाती हैं?
तो उसके वजूहत कई सारे हो सकते हैं। एक तो ये हो सकता है कि वो फाइनेंशियली डिपेंडेंट है और उनको घर से कोई सपोर्ट नहीं मिल रही है। तो आप ये पता करिए कि क्या उनके साथ कोई माली परेशानी है, क्या आप मदद कर सकते हैं उनको। अब तो आजकल इतने ज़्यादा ज़रिए आ गए हैं कि आप वर्क फ्रॉम होम भी कर सकते हैं। तो ये पता करिए, जानने की कोशिश करिए कि किसी इंसान के साथ क्या मुश्किल चल रही है। इसके अलावा उनके बच्चों की वजह हो सकती है। तो ये सारी चीज़ें समझाने के ऊपर है कि इंसान का क्या सोचने का नजरिया है कि वो उस सिचुएशन में अपने बच्चों की वजह से रुक रहा है। तो उसको समझाने की जरूरत है कि तुम बच्चों का फायदा नहीं कर रहे, तुम उनको नुकसान पहुंचा रही हो। इसको इसको सिचुएशन को बदलो अपनी। और उसका सिर्फ ये तरीका नहीं है कि आप छोड़ दीजिए, आप उसको बदलने की कोशिश करिए। इंसान के सामने कहिए कि नहीं, ये अलाउड नहीं है, लिमिट्स रखिए अपनी। इसके अलावा लोग वापस just इस I know टाइम बहुत आगे जा रहा है and we need to wrap up in within 15 minutes, but I just want to add one point. तो दो औरतें थी, तो एक औरत से पूछा गया कि तुम पे इतना जुल्म हुआ, तुम क्यों सहती रही? तो वो बोली बच्चे के थे। तो दूसरे इंसान से बोले तुम पे इतना जुल्म हुआ, तुमने क्यों छोड़ दिया, तुम क्यों अलग हट गई? तो उसने भी सेम जवाब दिया, बच्चों के लिए। मतलब शी डिडंट वांट कि उसके बच्चे देखें कि ये लाइफ नॉर्मल है या एनीवन डिजर्व्स टू बी इन दिस लाइफ। बट ऑब्वियसली बहुत सारे कंस्ट्रेंट्स होते हैं, और इसीलिए टू द यंग पीपल इन द ग्रुप, आप अपने पढ़ाई को सीरियसली लें, आप अपने आप को इस पोजीशन में पहुंचाएं कि आप इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट रह सकते हो। जरूरी नहीं है कि आप हों, आप रह सकते हो, ये कैपेबिलिटी आप में होनी चाहिए। और let this motivate you to study, to strive. So please continue. तो इसके अलावा अगर ऐसा भी देखा गया है कि जो औरतें बहुत अच्छी पोजीशंस पर हैं फाइनेंशियली और उनके पास कोई ऐसा वजूहात नहीं है, फिर भी दे कीप गोइंग बैक टू द अब्यूजर। और ये कहते हैं कि इट्स अ साइकिल ऑफ अब्यूज एंड टू ब्रेक दैट साइकिल ऑन एन एवरेज इट टेक्स अबाउट 8 टाइम्स फॉर अ वुमन टू ब्रेक इट कम्प्लीटली। वो कम से कम 8 बार वापस जाती है उसी के पास। तो ये एक आपकी ब्रेन में इंग्रेंड हो जाता है कि वो इंसान आपके ऊपर तशद्दुद करता है। या आप साइकिल देख रहे हैं ना, फिर वो मेकिंग अप स्टेज होती है, फिर वो आपको लाके तोहफे देगा, फिर प्यार करेगा, फिर माफी मांगेगा, कुछ दिन वो ठीक रहेगा तो आपको लगेगा नहीं सब ठीक हो गया और आप खुश हो जाते हैं। फिर वही सिचुएशन कोई ना कोई, फिर कुछ ट्रिगर होता है कि जो उसको बात पसंद नहीं थी, फिर वही तशद्दुद होता है और फिर वापस से वही तोहफे आते हैं। तो जो इंसान अब्यूज हो रहा होता है उसको लगता है कि नहीं, वो मुझे प्यार भी तो करता है ना, वो मुझे प्यार करता है। और ये बहुत कॉमन स्टेटमेंट है, लेकिन प्यार में अब्यूज नहीं होता। तो ये बात समझिए कि ये जो साइकिल है ना, ये कंटिन्यूसली चलता रहेगा अनलेस एंड अनटिल आप इसको ब्रेक करें और कहें कि नहीं, मुझे अब्यूज बर्दाश्त नहीं है। और इस साइकिल से आपके बच्चे अफेक्ट होते हैं। ऐसे सोसाइटी और ऐसे एनवायरनमेंट में अपने बच्चों को रखना उनके लिए अब्यूज है। उनका साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट हैम्पर होता है, उनके ब्रेन पे फिजिकल इफेक्ट होते हैं, उनका जो फ्रंटल लोब है, जो उनका अमिगडाला है, वो अफेक्ट होता है डेवलपमेंट से, उनकी पर्सनालिटी ट्रेट्स अफेक्ट होती हैं और ये आगे तक रहता है। तो जो बच्चे अपने घर में इस तरह की जातियां देखते हैं, वो अमूमन लड़के अपने घरों में वो करते हैं और लड़कियां वो चीज कहती हैं, और ये साइकिल जनरेशन तक कंटिन्यू रहता है। तो प्लीज आप अगर कहीं पे देख रहे हैं अपने घरों में या अपने पड़ोस में, तो उसको खत्म करने की कोशिश करिए, क्योंकि हमारे सोसाइटी में मुझे लगता है बहुत जरूरी है कि हम अपने घरों को कम से कम ऐसा बनाएं जहाँ पे सब लोग खुशहाल और चैन और सुकून से रह पाएं। क्योंकि बाहर इतना जब मसला है, तो अगर घरों में भी इतनी लड़ाई चलेगी तो फिर इंसान कहाँ जाएगा। कम से कम घर तो हमारे ऐसे हो जैसे कुरान में है कि अ प्लेस ऑफ सकीना, जहाँ सुकून हो, मवद्दा, लव एंड रहमा, मर्सी। तो ये बहुत जरूरी है कि हम अपने दीन पे चलें और ये सारे जुल्म खत्म करें अपने आसपास से। और उसके लिए आप सोशल वर्कर्स की हेल्प लीजिए, काउंसलर्स की हेल्प लीजिए, साइकोलॉजिस्ट की हेल्प लीजिए। इसमें कोई शर्म की बात नहीं है। और जो इंसान ये सब सह रहा होता है, उसको लगता है कि उसी की गलती है, उसको गुस्सा होता है, वो रिजेंटफुल होता है और सबसे ज्यादा आइसोलेट हो जाता है, क्योंकि उसको आइसोलेट कर दिया जाता है। वो अपने घर वालों से बात नहीं कर रहा होता, अपनी दोस्तों से बात नहीं कर रहा होता, वो डरा हुआ होता है और उसको प्यार नहीं मिल रहा होता। तो ये जरूरी है कि हम उसके साथ रहें, उसको ये सब उसको कंपैशन दें, उसको ट्रस्ट दें, उसको लगे कि हाँ उसके साथ कोई है, और उसका सेल्फ एस्टीम और कॉन्फिडेंस बिल्ड करें। तो अगर आप किसी ऐसे को जानते हैं तो प्लीज उसका साथ छोड़िए मत, क्योंकि ऐसे लोग के साथ रहना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि वो खुद इतने ज्यादा नेगेटिव हो चुके होते हैं। तो अगर आप ये कर रहे हैं तो इंशाल्लाह आपको इसका बहुत अजर मिलेगा। तो और इसके अलावा जो लीगल हमारी डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट है 2005 का,
वो औरतों के लिए है स्पेसिफिकली, और इसमें आपको प्रोटेक्शन मिलता है, आपको सना होम शेल्टर रेजिडेंस मिलता है, मॉनेटरी रिलीफ मिलती है, कस्टडी मिलती है. Sana, can you hear me? Yeah, Sana, can we continue next week? yeah, it's just done. It's 2 more slides. I'm just done with it. Oh, Ending it. okay. I thought you gave Okay. okay. Just legal. There are legal acts on it. There's Domestic Violence Act 2005, which covers all the things, which covers all the types of abuses as well. You can take legal protection if you want. And ये सारी चीजें हैं, तो I just put this PPT in the group only so that people can see कि क्या provisions हैं and what they can avail, inshallah. But the thing is that take action and speak up and change whatever is wrong around you, and yeah, live your deen, inshallah. Thank you for the wonderful session, Sana. Thank you so much, Sana. Thank you, Sana. It was amazing. Thank you so much.